इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ बेयर देखने वाले हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बाद हम लोग एक एक क्लास में डील करेंगे सारे टॉपिक्स को। तो सबसे पहले सूट इंस्टीट्यूशन के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 26 और रेड विथ ऑर्डर 4, जहां हमें ये पता चलेगा कि सूट का इंस्टीट्यूशन प्लेंट से होता है। एक प्लेंट फाइल करना पड़ता है तब जाके सूट का इंस्टीट्यूशन करना पड़ेगा। और प्लेंट से रिलेटेड हमें देखना होगा ऑर्डर 7 जो कि है प्लेंट का चैप्टर, ऑर्डर 6 जो कि है रूल्स ऑफ प्लीडिंग। रूल्स ऑफ प्लीडिंग में दो बातें हैं, एक प्लेंट और एक WS रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंटिफ के लिए हो जाता है प्लेंट और डिफेंडेंट के लिए हो जाता है WS। ठीक है, जब हम लोग रूल्स ऑफ प्लीडिंग पढ़ेंगे, ऑर्डर 7 प्लेंट फाइल करेंगे, तो हमें कुछ और ऑर्डर साथ में पढ़ लेना है जो है ऑर्डर 1 पार्टीज के बारे में। कौन कौन पार्टी होंगे सूट के, कौन प्लेंटिफ हो सकते हैं, कौन डिफेंडेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ को हम लोग जोड़ सकते हैं या नहीं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट को जोड़ सकते हैं या नहीं, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होगा, ये सब सारा चीज़ को देखेंगे। इसी से लगा हुआ एक ऑर्डर है हमारा ऑर्डर 32 और ऑर्डर 33। इसे चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं या फिर जब हम लोग कुछ इंटरमीडिएरी ऑर्डर्स को देखेंगे तो वहाँ देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, माइनर के बारे में है, इसमें इंडिजेंट के बारे में है। अगर पार्टी माइनर हुआ या इंडिजेंट हुआ तो ये सब चीज़ों को देखना है। इसके साथ हमें ऑर्डर 2 देखना है जो कि है फ्रेमिंग ऑफ सूट। यहाँ हमें देखना है कि सूट को कैसे फ्रेम करना है, जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग मेनली इसमें जिक्र करते हैं। ये हमारा ऑर्डर 2 में रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमें देखना है। ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 देख लेने के बाद ऑर्डर 3 हम चाहे तो देख सकते हैं और इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ये एडवोकेट से रिलेटेड है कि आप किसे एडवोकेट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो बेसिकली सूट इंस्टीट्यूशन में हमें इतने चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 26, ऑर्डर 4, ऑर्डर 7, ऑर्डर 6, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, इतने चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो जाके हमारा एक पार्टी का यानी प्लेंटिफ की तरफ से काम कंप्लीट हो जाता है। अब जब इतना हो जाता है तो इसके बाद जाता है समन्स, यानी इतने ऑर्डर को जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग फिर पढ़ेंगे ऑर्डर 5 जो कि है समन्स से रिलेटेड। और इससे संबंधित सेक्शन है हमारा सेक्शन 27 to 32, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफेंडेंट को सम्मन देना, जब डिफेंडेंट स्टेट से बाहर है तब कैसे सम्मन जाएगा, विटनेस को कैसे सम्मन जाएगा, और कुछ पेनाल्टी का भी प्रोविज़न है, वो सारा चीज़ देखेंगे। अब सम्मन चला जाने के बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर 8 में, जो है आपका रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। रिटर्न स्टेटमेंट कब फाइल होगा, कितने दिन के अंदर में फाइल होगा, क्या 30 दिन और 90 दिन का 2 टाइम पीरियड है, तो क्या वो जो टोटल 90 दिन है उसके बाद फाइल कर सकते हैं या नहीं, ये सब सारी बातों को हम लोग डील करेंगे। डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है, क्या एडिशनल WS फाइल हो सकता है या नहीं, ये सब चीज़ों को देखेंगे। ऑर्डर 8 जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो जाता है तो लगभग दोनों का काम कंप्लीट हो गया, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का काम कंप्लीट है। ठीक है, प्लेंटिफ का काम कंप्लीट हो गया, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दिया और डिफेंडेंट ने WS फाइल कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे ऑर्डर 9 होगा जो कि अपीयरेंस होगा। ठीक है, अपीयरेंस देखेंगे। इसमें देखते हैं कि जब प्लेंटिफ आया तो क्या होगा, प्लेंटिफ के साथ डिफेंडेंट आया कि नहीं आया, अगर डिफेंडेंट नहीं आया तब क्या होगा, अगर प्लेंटिफ नहीं आया तब क्या होगा, ये सब सारे सिचुएशंस को हम लोग देखते हैं। इसके बाद ऑर्डर 10 देखते हैं हम लोग, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है। यहाँ क्या है कि जब अपीयरेंस हो गया तो अब अपीयरेंस के बाद एग्जामिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो एग्जामिनेशन कराया जाएगा पार्टीज़ को। इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो रूल 1A है, सॉरी रूल 1A, जहाँ क्या है ADR का मैकेनिज्म के बारे में कुछ बात कही गई है, और इसके लिए हम साथ में सेक्शन 89 भी यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ क्या है कि अगर पार्टीज़ के बीच देख रहे हैं, कोर्ट को लगता है कि कोई सेटलमेंट का एलिमेंट है, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, इसे ADR में भेज देगा, जो कि मीडिएशन हो सकता है, उसके बाद जाके कॉन्सिलिएशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है, लोक अदालत हो सकता है, ये सब जरिया से सेटलमेंट के लिए देखा जाएगा। अब यहाँ से भेजने के बाद क्या है, या तो मामला सेटल होगा या तो मामला नहीं सेटल होगा। सेटल हो गया तो डिस्पोज हो जाएगा और नहीं होगा तो वापस कोर्ट में आ जाएगा और उसी स्टेज से बढ़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 13।
11 में आपका है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ठीक है। 12 में है एडमिशन के बारे में, और 13 में आपका है इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्स के बारे में है, इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इन तीनों ऑर्डर को हम लोग साथ में देख लेते हैं। अगर डिस्कवरी कुछ होना है तो वो सब देखेंगे। एडमिशन अगर करता है तो क्या होगा, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है। एडमिशन अगर स्टेटमेंट करता है, केस का एडमिशन करता है तो क्या होगा, एडमिशन का बेस पे जजमेंट होगा या नहीं। रूल 6 हम लोग इसमें देखेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग ऑर्डर 14 में बढ़ते हैं जो कि है फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ यहाँ क्या है, जैसे क्रिमिनल में, जिस तरह क्रिमिनल में हमारा चार्ज फ्रेमिंग होता है, उसी तरह सिविल में हम लोग इशू फ्रेम करते हैं। ठीक है, जितना इशू जो भी बनता है, यानी इशू ऑफ फैक्ट हो सकता है, इशू ऑफ लॉ हो सकता है, जो भी कन्फ्लिक्ट है वो सारा मैटर को हम लोग यहाँ पे जैसे चार्ज फ्रेमिंग होता है उसी तरह फ्रेम किया जाता है इशू को। जितना पॉइंट बनेगा फिर उसी सारे पॉइंट पे ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो फ्रेमिंग ऑफ इशू का मतलब ये नहीं होगा कि सेटल हो गया, सेटलमेंट ऑफ इशू भी इसे कहते हैं। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इशू बेसिकली ऑर्डर में जो दिया गया आपका सेटलमेंट ऑफ इशूज ही दिया गया है। तो सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैटर सेटल हो गया, बल्कि अब यहाँ से ये ट्रायल के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर 14 के बाद क्या है हमारे पास, जब सेटल हो गया इशू तो दो मामला बनेगा। या तो हम ऑर्डर 15 की तरफ जाएंगे या फिर हम ऑर्डर 16 की तरफ जाएंगे। 15 में क्या है, डिस्पोजल है, डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, अगर मामला डिस्पोजल हो गया फर्स्ट हियरिंग में तो वेल एंड गुड, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, समन्स करते हैं विटनेस को। ठीक है, अब विटनेस को बुलाया जाएगा। ऑर्डर 16A देखते हैं जिसमें है समन्स टू डिटेन्ड विटनेस, जो जेल वगैरह में है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर 16A देख लेने के बाद हम लोग ऑर्डर 17 को देखते हैं, जहाँ पे हमें एडजर्नमेंट का प्रोसीडिंग दिखा रहा है। एडजर्नमेंट के बारे में बताया गया, कितना एडजर्नमेंट हो सकता है, कब कब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब है। फिर हम लोग देखते हैं ऑर्डर 18 जो कि आपका हियरिंग है, या फिर आप इसे ट्रायल कह सकते हैं। कैसे ट्रायल चलेगा नहीं चलेगा ये सारा प्रोसीजर इसमें है। फिर एक आता है हमारा ऑर्डर 19 एफिडेविट के बारे में है, जिसे हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। और लास्ट में आता है आपका ऑर्डर 20 जो कि है जजमेंट, जजमेंट एंड डिक्री। ठीक है, और इससे संबंधित सेक्शन है सेक्शन 33। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर 21 जो है एग्जीक्यूशन के बारे में। तो महज इतना सारा प्रोसीडिंग होते होते हमारा मेनली जो है इंस्टीट्यूशन से लेके एंड तक का ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है इतना ऑर्डर पढ़ लेने के बाद। इसके बाद कुछ माइनर बचते हैं बीच बीच के, जैसे हम लोग पेमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, माइनर के बारे में देखेंगे, इंडिजेंट के बारे में देखेंगे, अलग अलग चीज़ देखेंगे कि जजमेंट से पहले या बीच में अगर अरेस्ट का नौबत आ जाए या अटैचमेंट का नौबत आ जाए तो कैसे करेंगे। ये सब सारे चीज़ों को हम लोग बीच में डील करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे नेक्स्ट स्टेज हम लोग चलेंगे कि बाकी का सीपीसी को कैसे हमें ऑर्डर, रूल और सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है। बहरहाल आज के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट